हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश त्रिपाठी, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर। अब सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करने वाले हैं एंड बिलीव मी इसका वेटेज बहुत अच्छा है। ठीक है, 10 to 12 मार्क का वेटेज है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी जो हम करने वाले हैं ना लेक्चर, 1 घंटे बाद, कितना भी डर आपको इलेक्ट्रिसिटी से लग रहा हो, बट आप 1 घंटे बाद खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर फाइनली मेरे सारे डाउट क्लियर, अब ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है एंड एग्जाम में मेरे एक भी मार्क्स नहीं जाने वाले। ये मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ। तो बस आपने शुरू किया है इसे पढ़ना, तो अब प्रॉपरली नोटबुक लेके पेन लेके फोकस्ड बैठ जाइए। पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा, प्लस प्रॉपरली पूरा चैप्टर भी कवर कर लूंगा, और साथ में मैं नोट्स यहाँ पे लिखाऊंगा भी, वही एग्जाम में आपको लिखना, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर श्योर। ठीक है, तो सब कुछ जितना भी मैं आज कराऊंगा वो अगर आपने सही से कर लिया ना, तो आपके 1 मार्क्स नहीं जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी में, और ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर है आज का इलेक्ट्रिसिटी। एंड क्यों मैं व्हाइट बोर्ड प्रेफर करता हूँ वो भी बता दूं, बिकॉज मुझे लिख के डायग्राम ड्रॉ करके जो चीज़ आपको कोई पीडीएफ से पढ़ाएगा ना, वो मज़ा नहीं है। व्हाइट बोर्ड है, टीचिंग बोर्ड हमेशा सबसे बेस्ट होता है। मैं लिखूंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है, वो आपके दिमाग में मल्टीपल टाइम्स चीजें जाती हैं, और साथ में आप उस चीज़ को कॉपी करोगे, आपको याद हो जाएगा, आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो 1 घंटे में आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर हो जाएगा। आप देखिए कैसे लर्न कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एकदम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, ठीक है, आपके रूटीन, आपके घर में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो कोई भी मैटर होता है ना, मैटर, उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी ही उसकी चार्ज है। जैसे मास सबकी बेसिक प्रॉपर्टी है, ऐसे ही बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर इज चार्ज। देखिए, ये आज पॉइंटर अभी लिख रहा हूं मैं, ये खाली किस लिए लिख रहा हूं, चार्ज से कोई थियरी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूं। तो चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक तरीके से दूसरी भाषा में बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब इनबिल्ट है, वो अंदर है ही। बस किसी में, जैसे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो वो फ्रिक्वेंटली एक्टिव रहते हैं। जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उसमें वो एक्टिव नहीं होते। तो यहाँ पे आप देखिए, मैटर क्या है, कोई भी मैटर, हमें पता है एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। बट मैटर, कोई भी मैटर होगा उसके पास चार्ज होता है, बट किसी में एक्टिव होता है, किसी में इनएक्टिव होता है। तो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं ना, उन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी एक्टिव होते हैं। तो चार्ज सब में प्रेजेंट होता है, बट एक्टिव सिर्फ किस में होता है, मोस्टली कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, यानी सेमी मेटल्स में। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग चार्ज। तो चार्ज क्लियर हो गया, किसी भी बॉडी का बेसिक प्रॉपर्टी। चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि कूलम अंकल ने ढूंढा था, ठीक है, तो इसकी यूनिट है कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए, 1 मार्क के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, एक इलेक्ट्रॉन पे देखिए, जो ये फ्लो ऑफ चार्ज होता है, या जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पे, देखिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जनरली हम पॉजिटिव को प्रोटॉन्स मानते हैं, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं जनरली, बट ऐसा नहीं है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज खाली प्रोटॉन्स होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप के चार्ज है। पॉजिट्रॉन भी एक होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अभी लेकिन आपको बेसिकली याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज 2 टाइप के होते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पे जो चार्ज होता है, इसके पास देखिए 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का भी सेम होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। बाकी इसमें माइनस साइन हम लगाते हैं, जो हमें ये बताता है कि चार्ज जो है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन किस लिए, क्या बताता है कि चार्ज नेगेटिव है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। यानी अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड वाइज बोलूं, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बोलूं, यहां लिख लेते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड वाइज बोलूं तो दोनों पे, ये लिख लीजिए एकदम अच्छे से, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कभी भी आपसे पूछा जाए तो वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता है तो देखिए कैसे आएगा। देखिए हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड यानी हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, माइनस साइन हमें बताता है कि नेगेटिव है, बट एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक कूलम अगर चार्ज होगा तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अगर एक कूलम होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे 1/1.6 × 10 यूनिटी मेथड है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे, आप करके चेक कर लीजिए, पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये याद कर लीजिए, यानी 1 कूलम के पास कितना चार्ज होगा? 1 कूलम के पास कितना होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कूलम इलेक्ट्रॉन सॉरी 1 कूलम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कभी आपको इसका डबल करके दें कि 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। हर टाइप के क्वेश्चन देखिए, यहां से भी क्वेश्चन निकलते हैं, लोग शुरू इलेक्ट्रिक करंट से करते हैं, बट चार्ज समझना बहुत जरूरी है। चार्ज समझेंगे तभी तो पूरा चैप्टर आगे समझ पाएंगे, ठीक है। तो 1 कूलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, तो क्या करना है? एक कूलम का आपको पता है, इससे डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 2 कूलम। डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 2 कूलम। अब मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, ये पूरा जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए इसका। अदरवाइज आप पॉज करके लिखिए, लिखना सबसे बेस्ट होता है। ये जिस नोट है आपका, ये पूरा एग्जाम में खाली रिवाइज करके जाएंगे, और अभी मैं इसको वापस से समराइज कर रहा हूँ एक छोटे से सेक्शन में, तो एग्जाम के वक्त आपको उस तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, होप सो आपने लिख लिया होगा, नहीं तो पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं कंटिन्यूसली आपका वेट करूंगा कि आप लिख लें। तो आप पॉज करके लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बट स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि सबसे पहले स्क्रीनशॉट लोगे तो सबसे पहला जब भी मेमोरी फुल होगी ना, सबसे पहले ये डिलीट करोगे। और हमें बोर्ड के लिए बहुत बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। हमें फुल मार्क्स लेके आना, मार्क्स नहीं देंगे एक भी। तो चलिए मैं इसको छोटा सा समराइज कर देता हूँ कि आपको याद कितना रखना है इसमें, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। और पढ़ते रहिए, देखिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। अब मैंने क्या पढ़ा है आपको वो देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? चार्ज क्या है? किसी भी का बेसिक प्रॉपर्टी है। याद क्या रखना वो बता रहा हूँ। 2 टाइप के चार्ज होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तीसरा, एक इलेक्ट्रॉन हो या एक प्रोटॉन हो, मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? यूनिट क्या है चार्ज की? कूलम। और एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है हमारा? कितना होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और लास्ट चीज याद रखनी है कि स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं ना, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो बस इतना ही याद रखना था, ठीक है। कितना इजी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, पॉजिटिव नेगेटिव 2 टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। याद कर लिया, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, 2-3 मार्क के, बट 1 मार्कर इसमें से आ जाएगा। तो देखिए ये 5 ही चीज याद रखनी। अभी याद हो गया होगा, अभी ऐसे आंख बंद कीजिए और बोलिए जो जो मैंने बोला, ठीक है। अभी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे, जो हमारा यहाँ से। अब मैं आपको एक बार चैप्टर्स भी बता देता हूँ किस तरीके से ये हम क्या क्या टॉपिक्स सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं पूरा आपको लिस्ट दे देता हूँ। चार्ज पढ़ा हमने, अब मैं इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा।
ठीक है। फिर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इसमें एक और स्पेशल चीज ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैसे अलग हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर इन दोनों से मिलके बनेगा ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। फिर हम पढ़ेंगे सर्किट सिंबल्स, उसके अलावा रेजिस्टेंस आ जाएगा एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ओके। देन क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी, और ये सब लिंकेज है, ये सब एक दूसरे से लिंक है, अभी आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, पैरेलल, फिर आएगा हमारा सीरीज पैरेलल हो गया, फिर पावर, फिर जूल्स लॉ, ठीक है, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सारे टॉपिक खत्म, प्रॉपरली कवर। इतने टॉपिक हम करेंगे और ये इस तरीके से करूंगा कि आपको याद हो जाएगा। आपने देखा ये अभी चार्ज याद हो गया, अपने आप से बोलिए चलिए मेरे साथ, चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। दूसरी चीज, एक यूनिट क्या है, कूलम। दो टाइप के चार्ज होते हैं, बोलिए जल्दी खुद से, पॉजिटिव नेगेटिव। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। लास्ट चीज जो हमने याद की थी क्या, कि अगर आपसे कभी स्केलर है कि वेक्टर है ये पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए इट इज स्केलर क्वांटिटी लाइक मास, ठीक है। तो अब हम एक एक करके शुरू करेंगे। पहला हम इलेक्ट्रिक करंट खत्म करते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। तो हम इतना पोर्शन कवर अप करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये नोट डाउन कीजिए, और जो जो टॉपिक होता जाता है ना, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं ना आप नोटबुक में, तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद नोट डाउन करते वक्त जो टॉपिक हो जाए उसको टिक कीजिए। आप भी जब पढ़ रहे हो ना तो उसको टिक करते जाइए, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? तो आगे देखते हैं, और बिना टेंशन के पढ़ो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है आपकी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तो आपको एकदम रट जाएगा अभी। यार पता नहीं, इस बार लग रहा है इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बोर्ड रब होने में बहुत टाइम ले रहा है। तो आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा हो रहा है, होता है कभी, ठीक है, कोई चलिए देखते हैं, ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो चलिए पहले इसको समझते हैं क्या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पहली चीज, जब चार्ज रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो कभी करंट फ्लो नहीं होता। चार्ज हमेशा मोशन में होना चाहिए, ठीक है। चार्ज हमेशा किस में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। अगर चार्ज मोशन में है तभी इलेक्ट्रिक करंट आएगा, और यहीं से बनता है डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यानी अब मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर यानी कोई भी वायर मान लीजिए, ठीक है, ये वायर है। ये सेक्शन जो होता है ना, इसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। अब मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हुआ, या यहां से यहाँ पे, ये भी क्रॉस सेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन, अभी डायरेक्शन की हम बात करेंगे कौन सा डायरेक्शन होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे, क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम कैसे मेजर करेंगे कितने फ्लो हुए। मान लीजिए मुझे देखना है 1 सेकंड में कितना फ्लो हुआ, तो मैं यहाँ से चेक करूंगा कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले। अगर यहाँ से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जो कि हमने पढ़ा कितने चार्ज होता है ये, कितने इतने इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज में होते हैं, 1 कूलम में। अगर इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 सेकंड में निकल गए, मतलब हम बोलेंगे कि 1 कूलम चार्ज यहाँ से निकला है 1 सेकंड में। इसका मतलब ये है कि 1 एम्पियर करंट निकला है यहाँ से। एम्पियर क्या है, यूनिट ऑफ करंट। सुनिए अभी सब लिखवाऊंगा मैं, डोंट वरी, खाली समझ लीजिए। दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन यानी किसी भी, जैसे ये मार्कर है, इसका ये पोर्शन, दिस इज क्रॉस सेक्शन। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि कितने एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा, तो हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि 1 सेकंड में भाई यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन गया। अगर यहाँ पे यहाँ से 12.25 × 10⁻18 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गया होता, तो हमें क्या पता लग जाता
कि हाँ मतलब 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन गए और इतने इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 कूलम चार्ज। मतलब इस क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम चार्ज निकला है, इस क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम चार्ज निकला है 1 सेकेंड में, और अगर 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज गया मतलब 2 एम्पियर करंट पास हुआ है। ठीक है, तो अब मैं डेफिनेशन पे आता हूं इसकी प्रॉपरली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब क्या हो गया, टाइम, मतलब हम स्पीड भी देख रहे हैं कि किस स्पीड से चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकले तो करंट कम होगा, 1 सेकंड में इतने निकल गए तो करंट ज्यादा होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो भी मैटर करता है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टाइम, सॉरी थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर लिख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर is called electric current। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट is equal to flow of charge upon time। ठीक है, यानी I equal to Q by T, Q is flow of charge, कितने चार्ज निकले वहां से। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन। और आपको कुछ भी नहीं लिखना, एग्जाम में शॉर्ट करना है, टाइम नहीं है, तो आप सिंपल लिख लीजिए क्यू इज चार्ज, खत्म। क्यू क्या है, चार्ज, हमने यहाँ लिख लिया ऑलरेडी फ्लो ऑफ चार्ज, तो वापस उसको बताने की जरूरत नहीं है। और टी क्या है हमारा, टाइम है, और आई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्लियर हो रहा है सबको। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते थे, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू, पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दोनों डेफिनेशन चलेगी, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब से कोई भी आपको पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, आप सिंपली क्या बोलोगे, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन बोलना जरूरी है, क्योंकि देखिए हम मेजर कर रहे हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो डेफिनेशन बहुत सिंपल रखिए, या तो आप बोलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल रहे हैं तो पर यूनिट टाइम बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों पर यूनिट टाइम क्यों नहीं बोलना, क्योंकि रेट वर्ड ने है ना, टाइम ऑलरेडी मेंशन हो गया, रेट स्पीड, तो रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। और दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो क्लियर है इतना। अब हम इसके आगे जा रहे हैं। देखिए हमें और भी चीजें डिफाइन करनी है। पहले यूनिट, यूनिट लिखेंगे और सारी चीजें लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिट क्या होगी, इसकी यही लिख देते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या होगा देखिए, कूलम का चार्ज का क्या होगा, कूलम, चार्ज का क्या होगा कूलम, और टाइम का क्या होगा सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। तो क्या होगी यूनिट, कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं 1 एम्पियर, इसी को बोलते हैं 1 एम्पियर। अब अगला मेरा टर्म क्या रहेगा, मैं डिफाइन करने जा रहा हूं आपके लिए 1 एम्पियर, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनफैक्ट सारे बोर्ड में आता है। ठीक है, कोई भी बोर्ड के आप बच्चे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस देखिए कॉमन है सब में से, आप चेक कर लीजिए। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इसमें से पीवाईक्यू मिल जाएंगे, और मैं पीवाईक्यू खुद सॉल्व भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 कूलम पर सेकेंड 1 एम्पियर। अब मैं एम्पियर को डिफाइन करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ कर दिया। एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, आप खुद अब डिफाइन कर लेंगे, साथ में चले करते हैं। अभी मैं लिख भी दूंगा, बट यहाँ देखिए, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर यहाँ से 1 कूलम चार्ज निकलता है, पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, इफ 1 कूलम ऑफ अ चार्ज पास थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, in 1 second, then it is said that current is 1 ampere. It is said electric current is 1 ampere. कितना easy definition है।
व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a cross section of a conductor in 1 second, then it is said that 1 ampere current has been flown through the circuit, या current is 1 ampere. कितना इजी डेफिनेशन है. 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकंड में पास होगा तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट हुआ. 2 कूलम चार्ज अगर निकलेगा तो हम बोलेंगे 2 एम्पियर करंट. आप देखना अपना चार्जर देखना घर पे, अलग अलग टाइप के. पहले जो चार्जर होते थे ना वो स्लो चार्ज करते थे, तो आप चार्जर के डायमेंशंस देखोगे ना, किसी पे 1 एम्पियर लिखा होगा, किसी पे 2 एम्पियर, किसी पे 2.5 एम्पियर. तो उनका मतलब क्या होता है पता है? जहाँ पे 2 एम्पियर लिखा होगा ना, उसका मतलब है कि 1 सेकेंड में उसमें से 2 कूलम चार्ज आ रहा है, इसलिए उसका कैपेसिटी कितना है, चार्जिंग का ज़्यादा है, और इसीलिए उसको 2 एम्पियर लिखा है. अगर 2.5 एम्पियर है मतलब 1 सेकेंड में 2.5 कूलम चार्ज आ रहा है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, इसलिए उसकी कैपेसिटी और ज़्यादा है. क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, तो मैं डिफाइन 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिख दूं, आप ये कॉपी कर लीजिए. दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिखना है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है. राइट एंड ओनली वन. ठीक है, एंड बिलीव मी, हार्ड वर्क कैन बीट अ टैलेंट इफ टैलेंट इज नॉट वर्किंग हार्ड. हार्ड वर्क कैन बीट अ टैलेंट इफ टैलेंट इज नॉट वर्किंग हार्ड. एंड मैं जानता हूँ आप सब हार्ड वर्किंग बच्चे हैं. ठीक है, तो इसीलिए मेहनत करनी है एंड 110% सक्सेस मिलेगी. तो मैं डिफाइन 1 एम्पियर इसको रफ कर दूं. ठीक है, ऊपर ही लिख देता हूँ, चलेगा ना? ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं. मैं 1 एम्पियर यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ. क्लियर? तो मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, डिफाइन 1 एम्पियर. और एक और इंटरेस्टिंग चीज आप सोच के मुझे बताइए, करंट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन की भी बात करनी है. 1 एम्पियर क्या होगा? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज. देखिए बोर्ड में एक एक छोटी छोटी चीज के भी मार्क्स करते हैं. जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं ना, डेफिनेशन, तो आपको 1 ऐसे लिखना है. 1 ऐसे लिखते हैं, वो मैथमेटिकल चीजें डेफिनेशन में नहीं चलती हैं. डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना चाहिए. व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू any cross section of a conductor in 1 second, then the current is 1 एम्पियर. ठीक है, कितना इजी हो गया ना डेफिनेशन. ठीक है, दूसरी चीज, तो 1 एम्पियर हमारा क्लियर हो गया आपको. 1 एम्पियर कभी भी डिफाइन करना होगा तो 1 एम्पियर क्या होगा? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, देखिए कीवर्ड्स देखिए, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड. ये तीन चीजें याद रखिए, वो बन जाएगा 1 एम्पियर. जोड़ दीजिए, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. 1 कूलम यानी टाइम चार्ज, सॉरी 1 कूलम 1 सेकेंड. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर में लिख रहे हैं ना, तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. इजी वन. ठीक है, अब स्केलर या वेक्टर, देखिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, दो इसमें डायरेक्शन बोला गया, बट डायरेक्शन कन्वेंशनली लिया गया है. मैं अभी आपको समझाता हूँ, 2 मिनट में ये चीज क्लियर होगी, बट फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लीजिए. इट इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी. राइट डाउन दिस. पहले ये लिखना, ठीक है, आप फिर ये लिखना. क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मूला, ठीक है, यूनिट, फिर 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर दिया हमने, यूनिट को भी डिफाइन कर दिया, और 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी है, एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी. ये भी क्लियर हो गया. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं आगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर हम पोटेंशियल पे जंप कर जाएंगे. क्लियर हो रहा है सबको? बहुत आसान है, पक्का क्लियर हो रहा है. ठीक है, तो कोई डाउट इसमें अभी तक देख लीजिए. ठीक है, तो हम इससे ट्राई कर लेते हैं, मे बी इनका प्रॉब्लम हो. हाँ, इससे इजीली हो रहा है. मेरी मम्मी मेरे से परेशान है, मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ, तो पता नहीं कितनी रुमाल यूज कर चुका हूँ. डस्टर से ज़्यादा कपड़ों से ही फायर. एक बार तो यही रुमाल रफ करके मैंने जेब में रख ली, फिर इसी से मुंह भी पोंछ लिया. तो हो जाता है सब. ठीक है, तो देखते हैं आगे. अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट.
देखिए डायरेक्शन का क्या है, अगर मैं सिंपली आपको बोलूँ कोई भी एक सर्किट है, ठीक है, सिंपल सर्किट ड्रॉ कर दी मैंने, ये बैटरी लगा दिया, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब एक्चुअल में दो तरीके से फ्लो हो रहा था, ठीक है। एक साइंटिस्ट ने सोचा कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते, तो देखते हैं यहाँ पे ये सर्किट हमारे पास एक्चुअल में बोर्ड बहुत काला हो गया था, मैंने रफ कर दिया उसको अच्छे से, आपको क्लियरली नजर आना चाहिए। ये थोड़ा इंक का प्रॉब्लम हो गया, इंक ने धोखा दे दिया इस बार भी, ठीक है। तो देखिए ये एक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ से चार्जेस जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज, जब इन दोनों को मिलना है बट बीच में कुछ है नहीं, तो ये यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज। तो दो तरीके का मोशन पॉसिबल है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब साइंटिस्ट ने दो नाम दिए, नेगेटिविटी पॉजिटिव को हम लोग इलेक्ट्रॉन करंट बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ से क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, PYQ है हमारा, इलेक्ट्रॉन करंट। और पॉजिटिव टू नेगेटिव इसको कन्वेंशनल करंट बोला गया। अब सवाल ये आता है कि हमने कौन सा फॉलो किया और क्यों। तो देखिए अभी हम जो फॉलो करते हैं वो कन्वेंशनल करंट फॉलो करते हैं, यानी आपसे अगर कभी भी डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तो दिमाग में डाल लीजिए आपको लिखना है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। क्यों, इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। क्यों ये नाम दिया गया, तो नाम से नहीं पता चल रहा आपको, कन्वेंशनल यानी बस कन्वेंशन से, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था, एज्यूम किया गया कि अब से हम करंट का डायरेक्शन एक पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे, बस इतनी सी बात थी। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कोई प्रूफ नहीं है कि हमने ये क्यों लिया, ये कन्वेंशनल है। कन्वेंशनली यानी हमने मान लिया कि हाँ भाई अब से जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सेकंड चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो MCQ और ट्रू फॉल्स में आता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट is in opposite direction to the motion of electrons, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, बट जो हम करंट मान रहे हैं कन्वेंशनली वो ये है। तो ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, ट्रू है या फॉल्स है, या वन मार्कर में पूछा जा सकता है, ठीक है, MCQs में आ सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन करंट। ये एकदम याद कर लीजिए, ठीक है, इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनली माना गया है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों है मैंने बता दिया आपको। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रॉन करंट, यानी यहां से अब कुछ भी आएगा तो आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। देखिए हर जगह से क्वेश्चन बन सकता है, मैंने कहा ना जितना करवा रहा हूँ ना वो सफिशिएंट होगा, उसके बाद से एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है, बस मैनेज प्रॉपरली कीजिएगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए अच्छे से, फटाफट कॉपी कीजिए जल्दी से, ठीक है, या पॉज करके कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तो जल्दी रफ करूंगा, है ना। और देखो बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप लोग मुझे पता है शॉर्ट में भी, वन शॉट वीडियोस भी जो देखने जाते हो ना उसमें बहुत शॉर्ट की चीजें ढूंढते हो, आज भी हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको फटाफट 15 मिनट में चैप्टर पूरा बता सकता हूँ, बट क्या मतलब है, आपके पास नोट्स नहीं होगा, आपके पास प्रॉपरली चीजें नहीं होगी, क्या करोगे उसका। यहाँ आप 1-1.5 घंटा देखिए वीडियोस, कभी भी आप क्लिक करते हैं ना, मुझे पता है आप जब देखते हैं तो मेरे तो हमेशा आपको डिटेल वीडियो ही मिलेंगे प्रॉपरली। मुझे कोई शौक नहीं है कि 10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट, वो अलग चीज है कि मुझे लास्ट में आपको रिवाइज कराना होगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है, बट पढ़ना है तो प्रॉपरली एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना उसको प्रॉपरली। देखो अभी आपको फील हो रहा होगा कि हमारी कितनी चीजें मिस हो जाती है जब हम फटाफट में पढ़ते हैं। तो फटाफट में कोई आपको बता देगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ओम्स लॉ क्या है, बट अंदर से जहां से क्वेश्चन आता है वो मिस कर दोगे, ठीक है।
तो 1 एम्पियर डिफाइन करना था, मैं इलेक्ट्रिक करंट बताता 1 एम्पियर शॉर्ट में बता के निकल जाता, तो क्या पता लगता आपको, ठीक है। तो इसीलिए डिटेल स्टडी कीजिए, छोटी वीडियोस देख के क्लिक मत कीजिए, जहां से आपको लगता है कि ज्यादा डिटेल अंदर होगी वहां आपका फायदा है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ सबको, आगे बढ़े नेक्स्ट। एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए चैनल को, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा। इनफैक्ट सारा कंटेंट 12 साइंस तक जेई नीट सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, मैं सब कुछ कराऊंगा आपको, लेकिन आप एफर्ट डालिए थोड़ा सा हमारे लिए, ठीक है। आपका सपोर्ट प्यार से ही मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एंड सब्सक्राइब लाइक तो जरूर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो देखते हैं, इसको रफ करूँ, चलिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा गीला कर लिया ताकि इंक की प्रॉब्लम फिलहाल शॉर्ट आउट हो जाए, फिर देखेंगे चेंज कर देंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ करना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सही तरीके से लिखना और प्रॉपरली करना, ठीक है। सो विल डू नेक्स्ट। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो बच्चों को प्रॉपरली समझ नहीं आता, ठीक है। ये थोड़ा सा गीला है इस वजह से इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको मतलब समझाता हूँ मैं आपको पहले। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, बट ये होता क्या है, तो चलिए इसको समझाता हूँ। आपने ये तो सुना होगा ना 9 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट की बैटरी, सुना तो होगा बैटरी का नाम। और हम लोग देखते हैं प्लस और ये माइनस। अब इसमें अगर ये 9 वोल्ट है, इसका मतलब क्या पता है आपको? ये हमें पता है कि ये पॉजिटिव वाला जो है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव दिखा क्या रहा है, ये क्या बताता है एक्चुअली? पॉजिटिव नेगेटिव जो बैटरी का होता है वो आपको क्या एक्चुअल में बताता है? वो ये बताता है कि भाई ये साइड जो है ना भाई साहब, वो हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल। अभी मैं समझाता हूँ आपको पानी के एग्जांपल से। और ये वाला है ना, ये लोअर पोटेंशियल पे है। मतलब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? आप सोचिए इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इसको इलेक्ट्रिक करंट। बट चार्ज को धक्का तो मारना पड़ेगा ना, चार्ज को पुश तो करना पड़ेगा ना, कि अपने आप चार्ज चल देगा। तो उसको पुश करने के लिए एक फोर्स चाहिए, उसे हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो वोल्टेज ही एक तरीके का, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को मोशन करना है करंट के लिए, पर इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने के लिए भी तो कुछ चाहिए, और वो काम करता है हमारा वोल्टेज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब धक्का कैसे मारता है वो समझाता हूं। देखिए, अगर ये मैं 2 बकेट लेता हूँ, ठीक है, या 2 कंटेनर, इसमें पानी यहाँ तक फुल कर दिया मैंने, ठीक है, और इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, और इसमें पानी यहाँ तक है। अब आप मुझे बताइए पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हमेशा पानी हायर साइड से लोअर साइड पे जाएगा, क्योंकि इसका हाई साइड पे तो हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो जब भी हायर से लोअर जब डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से फ्लो चालू हो जाएगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों में बराबर पानी ना हो जाए। जैसे ही बराबर हुआ फ्लो होना बंद, तो हम यहाँ पे कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं कर सकते। जीरो करेंगे तो करंट नहीं आएगा। क्यों? अगर जीरो हो गया तो ये डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर दोनों में डिफरेंस नहीं है तो कभी यहाँ से यहाँ पानी जाएगा ही नहीं। तो जैसे वाटर जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है, वैसे ही चार्ज यहाँ पे हम लोग ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, उसका ज्यादा चार्जेस रखते हैं, यहाँ पे कम, तो हायर टू लोअर फ्लो होगा। और इस फ्लो की वजह से चार्ज को मूव करना पड़ता है और हमें करंट मिलता है, ठीक है। तो ये 9 वोल्ट का सेंस क्या है? 9 वोल्ट का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नहीं हो सकता है कि देखिए दोनों नेगेटिव हो, बट दोनों में डिफरेंस कितना हो? 9 वोल्ट का। तो यानी ये हमें जो बैटरी लिखी जाती है ना बैटरी पे, वो डिफरेंस होता है। यानी अगर ये 19 वोल्ट है तो ये ऑटोमेटिकली 10 वोल्ट होगा, ठीक है। तो 19 माइनस 10 9 हो, यानी 9 इनकी वैल्यू नहीं थी, 9 इन दोनों का डिफरेंस है। अगर ये 0 है तो ये ऑटोमेटिकली -9 होगा।
ठीक है, तो 0 माइनस माइनस 9 कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट, ठीक है, लोअर पोटेंशियल। अगर ये -19 है, ठीक है, तो ये और ज्यादा इससे छोटा होगा, यानी ये -28 होगा, तो -19 माइनस -28 कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 9 वोल्ट दिया तो ये पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और जो चार्ज होता है वो हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, हमेशा जो चार्ज का मोशन होता है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो अब आपको इतना क्लियर हो रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, जो मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या लिखेंगे, चलिए आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस तो बता दिया, बट आपने इस पॉइंट का, अभी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा 19 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ का 19 वोल्ट है, ये कैसे डिसाइड हुआ, ये आपने कैसे मेजर किया कि यहाँ पे इतना पानी है, यहाँ पे इतना पानी। तो जो हम इंडिविजुअल जगहों पे, यानी ये इसका पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं और इसका पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज का हम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे जो मेजर कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं, इनको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट बोलते हैं, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। और जब दो पॉइंट्स का कंपैरिजन करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और हमारे मोशन के लिए जरूरी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करंट के लिए जरूरी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जरूरी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस के बिना हमारा चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ का 10 है, यहाँ का 10 है, 0 हो गया, फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल तो था बट डिफरेंस नहीं था, तो काम करेगा। तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट टर्म देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दिमाग में डाल लीजिए एकदम, ठीक है। ये एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर practically used in comparison to potential difference, false statement. Potential difference is most important part of this, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं दोनों की, ठीक है। और दोनों में फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो करते हैं, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखता हूँ। अब किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होगा ना, तो आपको उसको इन्फिनिटी से कंपेयर करना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पॉइंट का हो गया, बट उस पॉइंट का निकालना ना तो इन्फिनिटी से कंपेयर कीजिए। तो किससे कंपेयर करना है, इन्फिनिटी से। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई हमारी, वर्क डन, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, work required to be done in bringing unit positive charge from infinity, देखिएगा, infinity to any other point is called potential difference, sorry, it's called electric potential of that point, electric potential of that point। और अगर तो यानी फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखा मैंने, देखिए कितना वर्क हमें करना है, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से, मतलब मुझे इस पॉइंट का निकालना है, तो मैं इन्फिनिटी से चार्ज को लाने के लिए मुझे कितना वर्क, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0, और इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, तो मैं कंपेयर कर ले रहा हूँ, वेरी सिंपल वन। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमें दो पॉइंट का तो हम निकाल ही देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मैं अभी ये जैसे ही टॉपिक खत्म होगा ना, आपको गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर तीनों के बारे में बताऊंगा।
ठीक है, क्योंकि वो भी 1 मार्कर क्वेश्चन आता है हमारा। यहाँ से 2 मार्कर में क्या आएगा, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, राइट इट्स यूनिट। ठीक है, ऐसे ही करंट के लिए भी क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन 1 एम्पियर आ सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस की भी डेफिनेशन लिखूंगा, बाकी चीजें कॉमन है सब में। वर्क डन, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, और चार्ज की कूलम, यानी ये हो गया जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर, जूल कूलम इनवर्स लिख लेते हैं, और इसी को 1 जूल कूलम इनवर्स को हम बोलते हैं 1 वोल्ट, साइंटिस्ट वोल्टा के नाम से। ठीक है, 1 फिजिसिस्ट वोल्टा करके था, उनका पूरा नाम आगे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अब मैं आपको है ना डिफाइन कराता हूँ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, अब याद ध्यान दीजिएगा। ठीक है, when 1 joule of work, when 1 joule of work is required to move 1 coulomb of charge, and it is said that potential is 1 volt. अच्छा, एक चीज बता दो, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए, ठीक है, दोनों में आपको इतनी चीजें कॉमन रखनी, खाली एक डेफिनेशन में छोटा सा चेंज है जो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले इतना आप लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इसको, क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए, यहाँ हमने इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आए, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस का, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट इट्स यूनिट, डिफाइन 1 वोल्ट, ये हो गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन होगा एग्जाम में, अगर हो सकता है, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, राइट इट्स यूनिट एंड फॉर्मूला। तो भी ये आंसर सेम रहेगा, खाली आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह क्या कर देंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और यहां हम क्या करेंगे, ठीक है, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, खाली इतना ही चेंज करना है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कितना इजी देखा आपने? ठीक है, तो जब हम 2 पॉइंट की डिफरेंस की बात करते हैं, 2 पॉइंट की अगर समझ आ जाए ना, तो डेफिनेशन बहुत इजी होती है। हमें वर्क कितना करना है, एक चार्ज को दूसरे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट को ला रहे हैं, यहाँ पे चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो इस पॉइंट का निकालने के लिए उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन बहुत माइन्यूट चेंज है, एक डेफिनेशन याद कीजिए, उसमें फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी अदर पॉइंट है, इसमें फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट है। ठीक है, बहुत आसान है डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ। अब दोनों में वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर क्या है ये समझते हैं, चलिए थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लियर है, तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, लिखिए जरूर, यही पढ़ के जाना एग्जाम में, बहुत हो गया। ठीक है, रफ कर रहा हूँ मैं इसको। ना अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले एमीटर क्या होता है।
देखिए एमीटर क्या है, डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अब वोल्ट मीटर क्या है, डिवाइस which is used to measure potential difference। ठीक है, इजी वन। तीसरा हमारा गैल्वेनोमीटर, ये क्या है? देखिए आपको मैं बताऊं, एमीटर और वोल्ट मीटर ये 12th साइंस में जब आप पढ़ रहे होंगे तब पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब बताऊंगा कि एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर को ही हम एमीटर और वोल्ट मीटर बना पाते हैं। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर का रियल काम क्या है? इट इज यूज्ड टू सेंस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेंस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड बहुत माइक्रो लेवल पे ये मेजर करने के लिए भी यूज हो सकता है, बट ज्यादा करंट मेजर करना तो हमें एमीटर की जरूरत करती है। ठीक है, सेंस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं, ये आप 11th में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, और मैं आपको तब अगर आप 12th में साइंस लेंगे और आप पढ़ रहे होंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर ही एमीटर और वोल्टमीटर बनता है। तो गैल्वेनोमीटर का मेजर काम क्या रहता है कि करंट को सेंस करना, कि किसी सर्किट में करंट है कि नहीं। हम वहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, उसके अंदर अगर डिफ्लेक्शन आता है तो करंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। तो एमीटर, गैल्वेनोमीटर, क्लियर है आपको? तो अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है, ठीक है, तीनों के डिवाइसेस का याद रखिएगा बिकॉज ये एग्जाम है और माइक्रो लेवल पे करंट ये मेजर कर सकता है। ठीक है, तो आप तीनों को ध्यान में रखिएगा, 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, तो आगे बढ़े, इसको रब करूं मैं। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट। जल्दी से ध्यान दीजिएगा। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए? व्हाट इज चार्ज, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है, फिर डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट, ये सब, यही सब मेजर होता है समझने के लिए। अब सब इजी है, आगे चैप्टर्स बहुत आसान है। देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलते हैं? बहुत सिंपली बोलते हैं। अभी हमने दो चीज पढ़ी, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो सकता। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट घटेगा। तो ओम्स बोलते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोला ये भी बताता हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। कई जगह पे वोल्टेज भी लिखाता है, टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोला? अगर आप टेम्परेचर वेरी करोगे ना, अगर आप टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और हार्डवर्क की वजह से आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, हार्डवर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको? मार्क्स। ठीक है, आप मेहनत जितनी ज्यादा करोगे मार्क्स बढ़ेंगे। अब मान लीजिए उसमें कोई चीटिंग कर दे, ठीक है, कोई चीट लेके चला जाए, उससे पूरा लिख दिया और मार्क्स बढ़ के आए, तो फिर तो हार्डवर्क और मार्क्स की प्रोपोर्शनलिटी आपने खत्म कर दी। ठीक है, तो आपके मार्क्स मेहनत की वजह से या चीटिंग की वजह से आपको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, कंटिन्यूअसली अगर कहीं से हीट आ रही है तो इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से भी मूव करते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वाइब्रेशंस आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है ना टेम्परेचर की वजह से भी मोशन करते हैं। तो जब वो टेम्परेचर की वजह से मोशन करते हैं ना, उस केस में क्या होता है कि वापस इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो वो इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नहीं आया, वो तो टेम्परेचर की वजह से आया। तो अगर मुझे इन दोनों का रिश्ता पता करना है तो इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा कि इसकी वजह से एक्चुअल चेंज कितना है, तो हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं? कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यानी V प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं? V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे वो कांस्टेंट है R। अब यहाँ से आता है टर्म R। R इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट,
रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस अपोजेस द मोशन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअल में फ्लो ऑफ चार्ज। कैसे करता है अभी देखेंगे थोड़ी देर में, इसकी ये कैसे इफेक्ट करता है। तो रेजिस्टेंस, जैसे हमारे जीवन में मोशन करते वक्त फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन की वजह से हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है, वैसे ही रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना। तो आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट, या रेजिस्टेंस अपोजेस द मोशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अपोजेस द मोशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और कई बार इसका रीजन भी होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन, यानी इलेक्ट्रॉन आपस में दौड़ते दौड़ते से टकराते रहते हैं, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। उसकी वजह से आपने देखा होगा ना, कोई भी चीज, हम ये जूल्स लॉ भी पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट तो पढ़ेंगे, कोई भी चीज जिसमें करंट आ रहा है वो गर्म हो जाती है। फ्रिज देखिए, टीवी देखिए, ठीक है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा वो गर्म होगा, ठीक है। तो आर इज रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, आर इज रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। रेजिस्टेंस का क्या काम है? अपोजेस द मोशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन, रीजन भी दे दिया मैंने आपको, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन। और आई यहां से क्या हो जाएगा? V बाई आर, यूनिट, ठीक है, V क्या यूनिट है? वोल्ट, सॉरी आर के लिए यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए आई, आर क्या होगा यहाँ से? देखिए V बाई आई, आर क्या होगा? V बाई आई। V क्या है? वोल्ट, आई क्या है? एम्पियर, ठीक है, तो ये हो गया वोल्ट पर एम्पियर। और इसी 1 वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं 1 ओम, 1 ओम, और इसका सिंबल है 1 ओम, ठीक है, 1 वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम, और वो साइंटिस्ट के नाम से आया है, ठीक है, 1 वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू 1 ओम। तो ओम्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर वो मैंने एक्सप्लेन किया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका मुझे V वर्सेस I का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो कैसा आएगा? ये ऐसे लीनियर लाइन आएगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V घटेगा तो I घटेगा, तो इन दोनों के बीच में जो इक्वेशन होता है वो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन का होता है, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, इसका ग्राफ भी जरूर एग्जाम में ड्रॉ करके आइए, ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस, यूनिट, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये क्लियर हुआ सबको? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में आपको ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, यूनिट लिखनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है, खत्म, ठीक है, इतना ही ओम्स लॉ। और ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, सिर्फ 1 मार्क के लिए नोट करके कहीं रेफरेंस के लिए लिख लीजिए, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, जहां पे सडनली वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा है, करंट ज्यादा बढ़ गया, कई बार वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा है फिर भी करंट नहीं बढ़ रहा है। ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो हमारे सेमीकंडक्टर्स में आते हैं, और उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, डायोड। डायोड इज नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस। ये सिलेबस में आपको नहीं है, बट ये कभी 1 मार्कर में आ सकता है। तो आउट ऑफ दिस व्हिच वन इज नॉन ओमिक डिवाइस? नो, डायोड इज नॉन ओमिक डिवाइस बिकॉज ये इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता, ये इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता। तो हमारा नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जल्दी से इसको लिखिए, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, न्यूमेरिकल लाइन में सब करेंगे एक साथ, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस रफ करो, ठीक है। देखिए जो लिख के समझाने में मजा आता है ना, पहले एक्सप्लेन करो फिर उस चीज को लिखो, बच्चों के दिमाग में 2 से 3 बार जाता है। सो व्हाइट बोर्ड स्टडी इज बेस्ट स्टडी। पहले ब्लैक बोर्ड होता था, व्हाइट बोर्ड। तो मैं मानता हूँ जो टीचर लिखे, देखिए अगर पीडीएफ से पढ़ाना तो मेरी मेहनत कम होगी, जैसे मैं एमसीक्यूज और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि मैं सिंपली स्मार्ट बोर्ड जैसे यूज करता हूँ, क्वेश्चंस लिखे होते हैं मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, दैट इज ओके, दैट इज फाइन अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराना है। बट अगर पढ़ाना है तो आई प्रीफर दिस ओनली, ठीक है, ठीक है। ये इससे बेस्ट कोई नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करना और लिख के दिखाना, वो अलग ही मजा है, ठीक है, एक फील आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे चल के कैसा रहता है, उस हिसाब से उसको भी फॉलो करेंगे, लेकिन आपको समझ बस आना चाहिए, मेन मुद्दा वो है,
तो नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। पहला देखिए, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करता है जिसपे, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी आर प्रोपोर्शनल टू एल। यानी मान लीजिए पतली सी गली है, उसमें आप सब दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप सब फटाफट दौड़ रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, पर जब आप इसमें दौड़ लगा रहे होंगे तो जितनी पतली होगी, जितना लंबा दौड़ना होगा उतनी ज्यादा बार आप टकराएंगे। छोटी सी डिस्टेंस में अगर दौड़ना हो तो कम कोलिजन्स होंगे, बट अगर बहुत लंबा दौड़ना है तो बार बार कोलिजन होगा। वैसे इलेक्ट्रॉन जब पतली जगह से दौड़ते हैं ना और उन्हें लंबा दौड़ना है, ठीक है, तो ज्यादा बार कोलाइड होंगे। जितनी ज्यादा बार कोलाइड होंगे उतना ज्यादा बार रुकावट आएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस अगर लेंथ आप जितना लंबा वायर, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में है ना, हमें जब हम पावर जनरेट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा केवी में जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि जब वो दूर तक ट्रेवल करेगा ना तो हमेशा उसके इलेक्ट्रॉन उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती चली जाती है, यानी बहुत सारा करंट लॉस होता है, बहुत सारा पावर लॉस होता है। तो जितनी लंबी लाइन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। और अगर मैं इसी ट्रेवलिंग के दौरान एरिया बढ़ा दूं तो क्या होगा, कोलिजन्स कम हो जाएंगे। तो दूसरा आता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, inversely proportional to the area of cross section of conductor, यानी R proportional to 1/A, ठीक है। तो एरिया आप देखना, AC के वायर, ठीक है, वॉशिंग मशीन के वायर जिसमें भी 20 एम्पियर, 16 एम्पियर, 16 एम्पियर आपने सुना होगा, उनके स्विचेस लगते हैं, आप देखना आपके घर में होंगे, वो वायर छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा लेंथ नहीं होती और मोटे होते हैं, ठीक है। एरिया हम बढ़ा देते हैं और लेंथ कम करते हैं, तभी उसमें ज्यादा करंट। क्यों? क्योंकि उन डिवाइसेस को चलाने के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन है, आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, एसी है, इन सबको चलाने के लिए हमें 15 एम्पियर करंट चाहिए होता है। और बाकी जो इक्विपमेंट है, लाइट, पंखा, इन सब के लिए सिर्फ 5 एम्पियर नीडेड है, यानी एक के लिए 15 एम्पियर चाहिए, एक के लिए 5 एम्पियर चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो 15 एम्पियर और 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर चाहिए तो हम थोड़ा सा वायर पतला ही रखते हैं हमारे बाकी इक्विपमेंट में, बट ये जो 15 एम्पियर वाले होते हैं उनका एरिया देखना ज्यादा होगा, लेंथ छोटी होगी, वरना वो इसीलिए लेंथ छोटी देते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्यों? मैंने आपको बता दिया। तो फ्रॉम 1 and 2, ये 2, ये फर्स्ट, फ्रॉम 1 and 2 R proportional to L/A, R proportional to L/A। अगर मेरे सारे चैप्टर्स की लत लग गई ना आपको, और कुछ अच्छा नहीं लगने वाला, फिर आप लाख पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप एक बार सही तरीके से नोट्स सब कुछ के साथ चले गए ना, थोड़ा सा हो सकता है 1.5-2 घंटे का एक चैप्टर हो जाए, लेकिन एक बार आपने पढ़ लिया ना तो आपको फिर दोबारा कहीं कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आप इसी को बार बार रिफर करके आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। एक बार बस आपने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, फिर उसको और एग्जाम के टाइम में 2 की स्पीड से देख लीजिए, ठीक है, काम हो गया। तो R प्रोपोर्शनल टू L/A फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, ये कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट है रो, और यहाँ पे रो क्या है, हियर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, proportionality constant is called resistivity of material, resistivity of material। यानी अब मान लीजिए एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ, तो तीसरा फैक्टर भी मिल गया हमें, रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसका मतलब क्या, अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो आर भी ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी तो आर भी ज्यादा होगा। अब सुनिए, आर भी कम होगा। अब सुनिए, अब मान लीजिए मैं एक कॉपर वायर लेता हूँ, ठीक है, सेम लेंथ सेम एरिया, और एक वुडन वायर लेता हूँ, ठीक है, या कोई भी आयरन ले लीजिए, चलिए, ठीक है, कॉपर लेता हूँ सेम लेंथ सेम एरिया,
लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर है, सेम 1 सेंटीमीटर कम हो गया 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, नहीं 1 सेंटीमीटर ठीक है, पतला ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 सेंटीमीटर ही है, दोनों का सेम है, ठीक है, 1 1 है। तो उस केस में क्या दोनों में से सेम करंट फ्लो हो पाएगा? रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा? नहीं, कॉपर ज्यादा बेटर कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मैंने कहा था ना शुरू में ही कि चार्ज सब में प्रेजेंट है, बट किसी में बहुत ज्यादा एक्टिव है, किसी में इनएक्टिव है। तो यहाँ पे जो आपका मटेरियल होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। मटेरियल बहुत मैटर करता है कि यहाँ से भी सेम अमाउंट ऑफ करंट निकलेगा और यहाँ से भी सेम अमाउंट ऑफ करंट निकलेगा, इस चीज पे मैटर करता है। तो यहाँ पे जो रो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड हो गया। एक तो मटेरियल के भी मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, दूसरा नेचर ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, हमें नेचर ऑफ मटेरियल बताता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी यानी रो विल टेल अस नेचर ऑफ मटेरियल। यानी आपको याद क्या रखना है, ये बक्सा बना के अच्छे से लिख ही लीजिए कि रेजिस्टिविटी इन कंडक्टर, आप बताइए क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? कंडक्टर में रेजिस्टिविटी जो होती है ना, वो ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। क्यों? कंडक्टर में इजीली करंट फ्लो हो पाता है, जैसे मेटल्स में। तो रेजिस्टिविटी जो कंडक्टर में होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा कम होगी, और इसी वजह से रेजिस्टेंस भी कम होता है। दूसरे नंबर पे एलॉय, एलॉय जो होता है यानी मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। तो एलॉय की रेजिस्टिविटी भी थोड़ी सी इससे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर में। इंसुलेटर में क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो नहीं कर सकते, तो हाई रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टेंस। अगर ये वुड होता तो रेजिस्टिविटी इतनी बढ़ जाती कि कोई रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता और करंट फ्लो नहीं हो पाता। और सेम ऑर्डर रेजिस्टेंस का भी रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और करंट इसका उल्टा, करंट कंडक्टर में सबसे ज्यादा, फिर एलॉय, और फिर इंसुलेटर में तो होता ही नहीं है, तो बस ऑर्डर लिखना है इसलिए। तो ये 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये पूरा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आपको 2 या 3 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसी तरीके से लिख के आना है। अब हम आते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट पे, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट पे रिलेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, कंडक्टर में क्या होगा, एलॉय में क्या होगा, इंसुलेटर में क्या होगा। अब हम आते हैं उसकी यूनिट पे, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो रफ करूँ मैं? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लिख लीजिएगा। और आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज वर्क अपॉन चार्ज, वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, इसलिए वो भी स्केलर है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ रफ कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए पेज, फेसबुक पे है तो वहाँ फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो इन चीज़ों से क्या रहेगा ना, आपके पास बहुत अच्छे, देखिए आपने अगर चैनल ध्यान से देखा होगा तो बहुत सारे साइंस के फैक्ट्स, फिर एक्सपेरिमेंट, कंटेंट तो है ही पढ़ाई का ही, सब कुछ मिलेगा। और फैक्ट्स भी बहुत मस्त मस्त होते हैं, आप देखिएगा एक बार कभी शॉर्ट्स में जाके, यू विल गेट टू नो कि मज़ा आ जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हो गया हमारा। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, R इक्वल टू रो L बाई ए। रो क्या होगा? R A अपॉन L। R क्या है? R हमारा रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या है? ओम। एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है? 2 डायमेंशन मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर मीटर मर गए, ओम मीटर, क्लियर हुआ? हमारा रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हुई? ओम मीटर। अब 2 टर्म और होते हैं, ठीक है, 2 टर्म और होते हैं। एक होता है जैसे हमारा रेजिस्टेंस था ना, वैसे ही होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी सिग्मा इक्वल टू 1 बाई आर। कंडक्टेंस एक टर्म, यानी जैसे रेजिस्टेंस रोकता है, कंडक्टेंस सपोर्ट करता है। कंडक्टर का कंडक्टेंस हाई होता है, तो
तो यहाँ पे 1/ओम, ये हो गया ओम इनवर्स यूनिट, इसको बोलते हैं मो, ओम का उल्टा। ओम OHM होता है, उसका उल्टा है कंडक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, कंडक्टेंस सपोर्ट करता है। तो ओम क्या हो जाएगा, ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, मो। तो ओम इनवर्स। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम इनवर्स। क्लियर है? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? यूनिट भी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे चैप्टर का, जो 3 मार्क में 110% क्वेश्चन आना है वाला है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इससे मिस मत करना, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट वन, पक्का आएगा। अब 2 ही 3 टॉपिक बचे हमारे खत्म होने वाले चैप्टर, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स वगैरह कीजिए, जिससे आइडिया है, लोगों को भी पता लगे कि यस कंटेंट अच्छा है। ठीक है, उन चीज़ों से हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है, आप मेहनत आप हमारी सफल लग रही है, आपको फायदा हो रहा है, तो फिर कमेंट में बताइए, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इसको समझाते हैं। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या है? ठीक है, इसको पहले समझने से पहले रेजिस्टेंस का सिंबल देखते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस हमेशा ऐसे करके दिखाया होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इस तरीके से दिखाया होगा। ठीक, फिर आपने अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है, जिसको आप कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर, इसको रेजिस्टर बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट डिवाइस को, सॉरी रेजिस्टर, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। और ये क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, मतलब जहां इसको लगा दोगे वहां ये करंट को रोकेगा, यानी सिंबल है एक तरीके का। ठीक है, जैसे बैटरी का आपने देखा, बल्ब का देखा। ठीक है, फिर वायर कनेक्टेड है तो ऐसा होगा, क्रॉस ओवर है तो ऐसा होगा, ये सब सिंबल्स हमने देखे हुए। सेल सिंपली एक होता है, बहुत सारे सेल्स कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे सेल्स कनेक्ट होते हैं तो बैटरी बनता है। एक सेकेंड ना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टर है और ये आपका वेरिएबल रेजिस्टर जो कंटीन्यूअसली चेंज, ये सब सिंबल्स हैं खाली, आप ये टेक्स्ट बुक में से याद कर लीजिएगा, बहुत इजी एक टेबल दिया हुआ है। तो ये बैटरी है, बहुत सारी बैटरी, सॉरी ये सेल है, बहुत सारे सेल कनेक्ट होते हैं, तो हम बैटरी बोल देते हैं। ठीक है, ये कनेक्टेड वायर है, ये क्रॉस ओवर वायर है, की वगैरह आपको पता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक सिंबल्स हैं, खाली इसको एक बार देख लीजिएगा। तो हम रेजिस्टेंस में आते हैं। देखिए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने के लिए आपको जंक्शन पॉइंट समझना होगा। जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट क्या है? मान लीजिए ये एक वायर है, सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट है, यहां से एक वायर निकला हुआ है ऐसे। ठीक है, तो करंट यहां से आ रहा है, तो यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे जैसे 3 वायर किसी पॉइंट से निकल रहे हो ना, ऐसे 3 वायर, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। सीरीज में एक ही वायर है, आपने उसको तोड़ मोड़ दिया है ऐसे, ये भी एक सीरीज कनेक्शन, ये और यहाँ बैटरी लगा दिया, दिस इज ऑल्सो सीरीज कनेक्शन। तीनों एक साथ एक ही वायर में, एक सीधी लाइन लंबी। ठीक है, तो अगर इसका सिंपल डायग्राम मैं आपको दिखाऊं, तो जंक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे अगर 2 वायर मिल रहे हो, सिंपली खाली ये 2 पॉइंट्स होते हैं, ये नहीं होता तो पैरेलल, ये आ गया तो सीरीज। ठीक है, तो 2 से ज्यादा जब निकलेंगे ना, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन देगा। सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा, एक ही वायर में जितने रेजिस्टेंस, जैसे आपने देखा होगा दिवाली की लाइट्स, एक लाइट खराब होती है ना, उसके आगे की सब बंद हो जाएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा होता है कि आपके घर का पंखा आप एक चालू कर रहे हो तो एक ही चालू हो रहा है, लाइट अलग कनेक्टेड है, पंखा अलग कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी अगर दोनों के डायग्राम्स हमें देखने तो हम एक एक करके कॉम्बिनेशन देखते हैं, बट उसके पहले एक चीज नोट डाउन कीजिए, यहीं से सब कुछ होगा, सीरीज एंड पैरेलल, ध्यान रखना। देखिए, जो सीरीज कनेक्शन होता है ना, सीरीज कनेक्शन, कोई भी सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में आपका करंट सेम रहता है,
करंट क्या रहता है हमेशा सेम। सीरीज कनेक्शन में करंट इसके पास भी आई होगा, इसके पास भी आई होगा, इसके पास भी आई होगा। यहाँ मान लीजिए V वोल्ट है तो पोटेंशियल अलग अलग रहता है, इसके पास V1 होगा, इसके पास V2 होगा, इसके पास V3। यानी कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होगी, ये नोट डाउन कीजिए, इसी से सब डेरिवेशन हो जाएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन है ना अगर, तो याद रखना करंट, इलेक्ट्रिक करंट विल सेम across each resistor and potential difference, potential get divided across among them, divided among them। डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से इनका अलग अलग पोटेंशियल होगा among them, ठीक है। तो पोटेंशियल गेट डिवाइडेड among them। पैरेलल में क्या होगा, इस तरीके का रहेगा। अभी मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ दोनों की, ठीक है। पैरेलल, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, देख रहे हैं तीन तीन सेक्शंस निकल रहे हैं, ठीक है। ये इसके साथ पैरेलल में हो गया, ये इसके साथ पैरेलल में हो गया। तो R1 R2 R3 मान लीजिए तीन रेजिस्टेंस। तो इस केस में क्या होगा कि जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस है ना, इस केस में क्या होता है कि आपका करंट जो होगा ना वो डिवाइड होगा। इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। तो इसमें क्या होगा, करंट आएगा, करंट डिवाइड होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही याद रख लिया ना तो डेरिवेशन बहुत इजी है। करंट विल गेट डिवाइडेड और potential will remain same across each resistor, ठीक है। तो अगर ये दो चीजें आपको ध्यान में, अभी डेरिवेशन खत्म हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए। ये याद रखना, सीरीज में करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा। पैरेलल में क्या डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हम डिराइव करने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन डिराइव करा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर पावर एंड जूल्स लो, दिस चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। फिर आगे देखेंगे। तो हम पहला करने जा रहे हैं रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए 1 2 3 रजिस्टर लगा लेते हैं। दिस इज बैटरी, ठीक है। V वोल्ट प्लस माइनस R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एज दे आर कनेक्टेड इन, एज द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्या डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा, करंट सेम रहेगा, करंट विल रिमेन सेम अक्रॉस। एग्जाम में भी इतना ही लिखना है, R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिव, चलेगा रिस्पेक्टिवली लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम ही है, बट पोटेंशियल गेट डिवाइडेड in V1 V2 and V3 among R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। काम हो गया, थियरी भी हो गई आपकी इतनी, ठीक है। एग्जाम में थोड़ी थियरी चाहिए थी, वो भी लिख दी मैंने। अब देखिए, तो यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, तो V क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल V जो पोटेंशियल था वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, V1 V2 V3। करंट अक्रॉस सबके सेम है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है ना। हमारे एक स्टूडेंट बोलता है बबीता की अय्यर सर, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, बबीता का अय्यर, ठीक है। अलग अलग बना के याद कर लेते हैं,
ठीक है। तो V इक्वल टू आर इक्वलेंट, I इक्वल टू आर इक्वलेंट, तो और V1 क्या होगा, I तो सेम है, R1 है ना, I तो सेम है, V2 क्या होगा, IR2, V3 क्या होगा, IR3। अब ये फर्स्ट है, इसको हम लोग सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नंबरिंग दे दीजिए, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसको पुट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुट 2 3 4, एग्जाम में लिखना कैसे वो भी बता रहा हूँ, इन इक्वेशन 1, ऐसे ही बस लिख के आ रहा हूँ, पूरे 3 नंबर मिलेंगे। डायग्राम, थियरी, डेरिवेशन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था, V की जगह IR इक्वलेंट IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। I कॉमन निकल गया, यहाँ से कट जाएगा, देयरफॉर R इक्वलेंट कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वलेंट कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कभी भी आपको रेजिस्टेंस दिया हो और बोला हो कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये दिया हो, बैटरी भी लिख लेते हैं 12 वोल्ट, ठीक है, ये आपको दिया है 2 6 और 4 ओम, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन आएगा आर इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट तीनों को ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 2 प्लस 4, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा ना। आर इक्विवेलेंट क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों ऐड हो गया। और आपको अब इसमें पूछते करंट क्या होगा, तो हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। V कितना है हमारा 12 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना आ गया 12 ओम, तो करंट कितना आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो कभी भी कोई सर्किट ऐसे दे, R इक्विवेलेंट पूछा और टोटल करंट पूछा तो R इक्विवेलेंट निकालिए, फिर वोल्टेज से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, एग्जाम में आपको R इक्विवेलेंट लिखा, उसके बाद एक और लाइन लास्ट में लिखिएगा, यहां लिख रहा हूं, फॉर n रेजिस्टर्स R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू R, ठीक है। अगर बहुत सारे रजिस्टर कनेक्टेड है तो भी हम सबको ऐड ऑन करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, क्लियर है। 3 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अब इसके बाद हम करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर हो रहा है सबको। तो इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, एग्जाम में इतना ही लिख के आना है, डायग्राम, थियरी, डेरिवेशन जितनी नीडेड है मैंने लिखा है, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ना कि लिख के नोट डाउन करके आप पढ़ोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, आपको उतनी नोट्स रेफर करके जाना है जितना करा रहा हूँ, ठीक है। और एमसीक्यू सीरीज तो चल ही रही है, मैथ्स की चल रही है अभी, ठीक है, फिर साइंस की भी आने वाली है, तो उसमें सारे आपके 1 मार्कर कवर कर लूंगा, और यहाँ मैं जो बता रहा हूँ ना वही सारे 1 मार्कर आते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, जिसमें PYQ सैंपल पेपर भी होंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ करूँ, ठीक है। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो लिख लीजिए पॉज करके, खाली डायग्राम रफ करता हूँ, थियरी पोर्शन रहने देता हूँ, काम आ जाएगा, अभी इसी में चेंज कर देंगे छोटा सा, डेरिवेशन तो वापस ही करनी पड़ेगी। हमेशा जो डिवाइड हो रहा है ना उसके टर्म्स में ही डेरिवेशन होगी, जैसे V डिवाइड हो रहा था तो V1 V2 V3, ठीक है, तो उसके टर्म्स में ही हमेशा होगी। चलिए दिखाता हूँ आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, 3 सर्किट होगा, 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एक, ठीक है, दिस, तीनों में यहाँ से बैटरी कनेक्ट, ठीक है, V वोल्ट। अब यहाँ देखिए तीनों के पास पोटेंशियल V होगा, R1 R2 R3, तीनों के पास पोटेंशियल V रहने वाला है, ठीक है। अब करंट अलग अलग हो जाएगा, I1 I2 I3, यानी अब डिवाइड क्या हो रहा है, करंट, तो यहाँ चेंज करते हैं, एज द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, voltage will remain same across R1 R2 and R3 and but current, electric current यानी electric charge डिवाइड होता है, current get divided in V1 I1 I2 and 3 among R1 R2 and R3 respectively। हो गया काम, ठीक है। अब क्या डिवाइड हो रहा है आप देखिए खुद ही, आपको पता लग गया, I डिवाइड हो रहा है तो लिख दीजिए I1 प्लस I2 प्लस I3,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब वापस एज पर ओम्स अंकल है ना, I क्या हो जाएगा V बाई आर, ठीक है, R इक्वलेंट। वहीं पे लिखूं अगर I1 क्या होगा, V तो सेम V बाई R1, I2 V बाई R2, I3 V बाई R3, ठीक है। अब इन सबको पुट कर दूं इसमें, सो पुट, आप नंबरिंग दे देना इसको 2 3 4 5, इक्वेशन 2 3 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। सो क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 था, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या है हमारी, I1 है हमारा, ये हो गया V बाई आर इक्वलेंट, V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3, ठीक है। V कॉमन निकल के कट जाएगा, देयरफॉर 1 बाई R इक्वलेंट क्या हो गया, इजी वन, ठीक है। इफ देयर आर n रेजिस्टर्स, then 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 up to 1 by R, ठीक है। अब इसमें एक दो शॉर्टकट्स याद रखना, ठीक है। सिंपली रेसिप्रोकल, अगर आपको दिया हुआ है कोई रेजिस्टेंस 3, मान लीजिए 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो 1 by R इक्विवेलेंट होगा ना 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4, फिर एलसीएम लेना है आपको और R इक्विवेलेंट, इसको उल्टा करोगे तो टोटल, जैसे यहाँ पे एलसीएम ले लो 12 ले लेते हैं, 6 जा 4 जा 3 जा, ठीक है। कितना हुआ 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 बाई 12 हुआ, ये R इक्विवेलेंट आया, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 12 बाई 13, ठीक है। अब देखो एमसीक्यूज और थियरीज में से कैसे आते हैं, ठीक है, सीरीज और बैलेंस है, इसको डिस्कस करता हूँ, बट ये क्लियर हुआ आपको 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 13 बाई 12 और R इक्विवेलेंट इक्वल टू 12 बाई 13। अच्छा, ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो हम एक काम करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स है ना उसको हम एक ही क्लास में कर देंगे, ठीक है। एक अलग से इसका कर देते हैं, पार्ट 2 ला देते हैं इस चैप्टर का, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, छोटे होते हैं तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत डिटेल में करना है। तो ये एक होगा, और दूसरा 1 एन आवर के नियर अबाउट होगा, उसमें आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। और 1 मार्क और PYQ किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी साथ साथ में, थियरी के तो कवर किए, न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाएंगे, तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स में क्या है, व्हाइट बोर्ड पे लिखना फिर सॉल्व करना वो नहीं करना है, वो हम डायरेक्टली स्मार्ट बोर्ड पे कर लेंगे क्वेश्चंस, और मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 जो जब भी देख रहा है उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले तो इसको सही से कीजिए, फिर न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी करना है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ सबको, 12 बाई 13 लो, ठीक। अब हमेशा याद रखना एमसीक्यू में ये आ सकता है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो R इक्विवेलेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा इंडिविजुअल से कम होगा। देखिए इंडिविजुअल क्या था 2 3 4, उन सब से कम 12 बाई 13, ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इन सीरीज कनेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1 R2 एंड R3, या जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, पर R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। और अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की दो चीजें, अगर दो रजिस्टर कनेक्टेड है, सिर्फ दो, R1 एंड R2, तो R1 और R2 कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका डायरेक्टली R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कैसे आया, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या एलसीएम लिया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, एलसीएम लेंगे तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये 1 बाई R इक्विवेलेंट आया, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा उल्टा इसका, तो दो आए तो आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एमसीक्यू में भी ये फॉर्मूला आ सकता है। तीसरा, अगर दो रेजिस्टेंस लगे हुए, जैसे ये भी 5 ओम है ये भी 5 पैरेलल में, तो इनका R इक्विवेलेंट डायरेक्टली इनका आधा होगा, 10 10 है तो 5 होगा, 7 7 है तो 3.5 होगा, ठीक है। तो जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों सेम हो तो उनका एग्जैक्टली हाफ हो जाता है आपका R इक्विवेलेंट। क्लियर हुआ सबको। तो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं पावर की तरफ। अच्छा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक थियरी आप ध्यान में रखिएगा, ये इस चीज को होगी एडवांटेज डिसएडवांटेज। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है, पहले ज्यादा है, क्योंकि अगर कोई चीज सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपने एक स्विच, घर में सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता, हाँ मेन स्विच आपका है ना वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक बंद किया तो सब बंद हो गए, वो चालू किया तो सब चालू हो गए, ठीक है। बट उसके बाद हमने उनको पैरेलली भी डिवाइड किया, कि हमने मेन स्विच चालू किया तो सब चालू हो गया, लेकिन फिर पैरेलली डिवाइड है कि आपने स्विच चालू किया तो पंखा चालू हुआ, स्विच चालू किया तो लाइट चालू हुई, स्विच चालू किया तो टीवी। अब सब एक ही स्विच से होता तो कितना मुश्किल होता, किसी को अगर ठंडी में टीवी देखनी है तो
पंखा भी चालू हो जाता है, एसी भी चालू हो जाता है। तो कहीं कहीं जगहों पे हमारे लिए सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छा भी होता है, जैसे दिवाली की लाइट्स, कितनी लाइट्स ऐसे बारी बारी से जलाते हैं, तो एक ही से सारा काम हो गया। तो सीरीज कनेक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप एक बार पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। बाकी ये क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। अब हम लोग पावर और बाद में जूल्स लॉ खत्म होने वाला चैप्टर, ठीक है। इतना पेशेंस रखा आपने, वही बड़ी चीज़ है, ठीक है। पर उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आ रहा है और क्लियर हो रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब देख रहे हैं तो, ठीक है। समझ आ रहा है सब कुछ, लिखिए। रफ कीजिए, कर रहा हूँ मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए पूरा। एग्जाम में इतना ही लिखना है, ये और ये, बस 3 मार्क हो गए। क्लियर है सबको? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावर। बस अब पावर एंड जूल्स लॉ यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या देखिए, पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, यानी P इक्वल टू वी आई। यहां से 2 फॉर्मूले, एज पर ओम्स V इक्वल टू आई आर होता है। पावर कितना हो जाएगा, आई आर इंटू आई, यानी आई स्क्वायर आर, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, आई को भी मैं V बाई आर पुट कर सकता हूँ ना, ये तो एक हो गया। अब आई को अगर मैं V बाई आर पुट कर दूं तो पावर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। पावर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो एक हो गया आई स्क्वायर आर, एक हो गया पावर V स्क्वायर बाई आर, और एक हो गया वी आई। तो अब अगर V और I दोनों दिया तो ये लगाना, I और R दिया तो ये लगाना, V और R दिया तो ये यूज करना, ठीक है। और दूसरा, ठीक है। सो अब देखिए, अब हम जूल्स लॉ देखते हैं, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले लिखते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा होगा जब भी आपके घर में बहुत सारा सामान होगा जो गर्म हो जाता होगा, जैसे फ्रिज है, टीवी है, ज्यादा देर चलता है गर्म हो जाता है, पंखा गर्म हो जाता है, ठीक है, आप छुएंगे तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, वही होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस आएगा। अब रेजिस्टेंस जो करंट को अपोज कर रहा है, आप फ्रिक्शन कहा जाता है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो जो रेजिस्टेंस आपके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। करंट जैसे फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, हीट आती है, हम हाथ घिसते हैं, वैसे ही करंट को जब रेजिस्टेंस अपोज करेगा तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जाएगी कहाँ, वो हीट के फॉर्म में बाहर आती है, और उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लॉसेस तो होते हैं इसकी वजह से, बट कुछ बेनिफिट्स भी है। तो सबसे पहले हीट एनर्जी कितनी होगी, देखिए हीट एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, यानी H इक्वल टू पावर कितना है, आई स्क्वायर आर, और टाइम हमारा T है, आई स्क्वायर आर टी, यानी हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। करंट बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, हीट लॉस उतना, करंट लॉस उतना होगा, हीट उतनी ज्यादा बाहर। टाइम जितनी ज्यादा देर तक चलेगा उतना गर्म होगा, ठीक है। तो ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तीनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो हीट लॉस होगा, और यही है आपका जूल्स लॉ, ठीक है। कि whenever current is flow through the circuit, ठीक है, it produces heat, ठीक है, it produces heat। और वो हीट कौन सी होती है, जो लॉस होता है आपका, जो करंट लॉस हुआ है रेजिस्टेंस की वजह से, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज जूल्स लॉ। और दूसरी चीज आपको यूनिट जो ध्यान में रखनी है, तो इसके एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन क्या है, हम जानबूझ के जो आयरन प्रेस गर्म करता है, तो हम देखना उसका वायर जो होता है ना, हम जानबूझ के उसमें है ना मोटा रखते हैं और छोटा रखते हैं, ताकि करंट ज्यादा जाए, और हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं अंदर। हम अंदर सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं, रेजिस्टेंस मिलते हैं बाहर, हम उनको इंक्रीज कर देते हैं। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से ज्यादा करंट लॉस होता है, और इस वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक हीटर सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन, हमने इस लॉस से काफी सारा एप्लीकेशन बना लिया, इलेक्ट्रिक हीटर बना लिया, आयरन बना लिया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप भी 2-4 कमेंट बॉक्स में बताइए इसके और भी क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी, सबसे पहले यूनिट की पावर की यूनिट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ पावर। देखिए यूनिट ऑफ पावर,
पावर की यूनिट क्या होगी? सबसे पहले P इक्वल टू वी आई है, V वोल्ट है, I एम्पियर है, वोल्ट इंटू एम्पियर, इसी को बोलते हैं वॉट, इसी को क्या बोलते हैं वॉट। और एक आपसे पूछा जाता है कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट जो आपका लाइट बिल आता है ना वो कमर्शियल यूनिट के बेसिस में आता है। आपने देखा होगा ना 1 यूनिट का 7.5 रुपीज़ 9 रुपीज़ कमर्शियल में, ठीक है। आपके घर का जो बिल आता है उसमें 7.5 रुपये पर यूनिट, 1 यूनिट चलेगा तो जो लाइट बिल आता है वो यहाँ से काउंट होता है। तो 1 कमर्शियल यूनिट क्या है? किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर को ही हम 1 यूनिट बोलते हैं, जो हमारा बिल जिसके हिसाब से आता है 1 यूनिट का चार्ज। ये कितना होगा? किलो यानी 10⁻³ वॉट, वॉट की यूनिट हो गई जूल पर सेकेंड। क्यों जूल पर सेकेंड? देखिए आपका जो ये वॉट है, पावर है, वो दूसरा वर्क अपॉन टाइम भी होता है। पावर वर्क अपॉन टाइम भी होता है, फिजिकल क्वांटिटी है ना, वर्क अपॉन टाइम। ये तो करंट और वोल्टेज के टर्म्स है, बाकी वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क जूल टाइम सेकेंड, तो किलो हो गया, ये जूल पर सेकेंड हो गया। और आवर, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो सेकेंड कर गया। क्या हुआ देखिए, ये हो गया आपका 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी 1 किलो वॉट आवर is equal to 3.6 × 10⁻6 joule. This is commercial unit, commercial unit of power, commercial unit of power. So यहाँ पे हमने पूरी थियरी खत्म की, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक और व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक while using electricity, या व्हाट प्रिकॉशन शुड इलेक्ट्रिशियन यूज वाइल वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 क्वेश्चंस आपको अलग से सेफ्टी के लिए याद रखिएगा। रबड़ ग्लव्स पहनने चाहिए, ठीक है। फिर गीले पैर से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, रबड़ की चप्पल पैर में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बिना स्विच ऑफ, मेन स्विच ऑफ किए उन्हें वर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये 2-3-4 पॉइंट दिमाग में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर भी। बाकी मेन जो हमारा पूरा पोर्शन था टेक्स्ट बुक के हिसाब से, वी हैव कवर्ड ऑल द पार्ट। आपने देखा भी होगा कि कितने डिटेल में कवर किया, मजा आया आपको। अब सेकंड पार्ट का इसका जो है ना न्यूमेरिकल्स का हम करेंगे, उसका वेट कीजिएगा आप लोग, या फिर जो बाद में देख रहा होगा उसको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरे न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा, उसमें पीवाई की और सैंपल पेपर की क्वेश्चंस भी ले लूंगा उसी लेक्चर में। तो आपके 2 लेक्चर में पूरी इलेक्ट्रिसिटी, देखिए जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर होंगे ना वो 2 लेक्चर जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, पूरी थियरी का एक और बाद में न्यूमेरिकल का एक। और जो चैप्टर ऐसे होंगे ना ओनली थियरिटिकल, वो एक पार्ट में खत्म हो जाने चाहिए मोस्टली, और बहुत बड़े होंगे तो 2 पार्ट। बट डिटेल में खत्म किया एग्जाम के लिए, इतना सफिशिएंट है, इतना पढ़ लीजिए। आपके एक भी 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, और न्यूमेरिकल करने के बाद तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो थियरी सब कुछ भी आएगा, आप मैनेज कर लेंगे, मैंने सब कुछ करा दिया है, ठीक है। तो अब इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, इन्हीं नोट्स को बार बार रिफर कीजिए, और एग्जाम में जाने से पहले यही सेम वीडियो 2 की स्पीड में देख के चले जाइए, तो भी आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। अदरवाइज जो नोट्स बनाया उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए। तो अब न्यू चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, उसके बेसिस पे अगला चैप्टर वो वाला जल्दी आएगा, ठीक है। तो सब लोग अपनी जिसकी जो डिमांड है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर हम देखते हैं। और एग्जाम के पहले, बोर्ड एग्जाम के पहले हम लाइव डाउट सेशन भी कर देंगे, ऐसा हुआ तो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।